वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। इसी का आज हम लोग थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी पॉइंट आप लोगों का नहीं छूटेगा। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज को नोट करेंगे, ठीक है। अगर नोट नहीं करते हैं तो आप फिर कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। एक तरह से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए नोट करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना है। यहाँ सिर्फ आपको याद रखने वाले पॉइंट बताया जाएगा, इसमें ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में न आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्यापार का मतलब क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग बाद में समझेंगे, पहले व्यापार को समझते हैं। ट्रेड क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम लोग सुनते आए हैं व्यापार यानी बिजनेस करना, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय और विक्रय होता है उसी को कहते हैं व्यापार। सिंपल सी भाषा में आपको समझना है कि वस्तु का जो क्रय होता है या फिर विक्रय होता है, फिर सेवा का जो क्रय और विक्रय होता है उसी को क्या बोलते हैं, व्यापार यानी ट्रेड बोलते हैं। व्यापार का जो मेन उद्देश्य रहता है समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु तो धन अर्जित करना, ठीक है। यानी समाज की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए, यानी समाज की जो जरूरत है उसको पूर्ति करते हुए धन अर्जित करना है, लाभ कमाना है। ये क्या है, व्यापार का मुख्य उद्देश्य होता है, मेन एम होता है व्यापार का, ठीक है। व्यापार क्या है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, यानी वस्तु और सेवा का खरीद बिक्री होती है इसमें व्यापार में, ट्रेड में। और इसका मेन जो पर्पस होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए, यानी समाज की आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूर्ति करते हुए धन अर्जित करना या फिर लाभ अर्जित करना होता है, ठीक है। इसका मेन एम होता है। अब चलिए, व्यापार जो होता है, व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है। आप लोग पढ़े हैं तृतीय क्रियाकलाप, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया है। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि उत्पादन और विनिमय आता है इसमें। तृतीय क्रियाकलाप का परिभाषा याद रखिए ना, उत्पादन और विनिमय, ठीक है। तो उत्पादन मतलब कोई भी चीज का उत्पादन से है, चाहे वो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए, कि वो चाहे किसी सर्विस यानी सेवा का उत्पादन किया जाए, तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन। अब देखिए, विनिमय जो है, विनिमय का मतलब होता है, इसमें तीन चीज आ जाएंगे, व्यापार आ जाएगा, संचार आ जाएगा और परिवहन आ जाएगा, ठीक है। व्यापार, संचार और परिवहन, ये विनिमय के अंतर्गत। तो परिवहन आया ना, तो परिवहन एक प्रकार का क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप का डिफिनेशन में आपका दिया है, उत्पादन और विनिमय को तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। और विनिमय तीन वर्ड को समाहित करता है, व्यापार, संचार और परिवहन। तो परिवहन भी उसमें आ गया, तो व्यापार क्या कहलाएगा, तृतीय क्रियाकलाप कहलाएगा, ठीक है। और ये दो स्तरों पर किया जाता है। फिर तृतीय क्रियाकलाप जो होता है यानी व्यापार, ये टोटल दो लेवल पर यानी दो स्तर पर किया जाता है। पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, दूसरा है राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होगा उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी चैप्टर का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी व्यापार होगा उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये पहला स्तर है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापार अलग अलग राष्ट्रों यानी देशों के बीच सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का क्रय तथा विक्रय यानी आदान प्रदान को कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश से बाहर, यानी एक देश अपना सीमा से, अपना बाउंड्री से बाहर दूसरे देश से व्यापार करते हैं, वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं, यानी सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई देश तभी करता है जब वह किसी वस्तु को अपने देश में स्वयं नहीं बना सकता है या उन्हें सस्ते में अन्य देशों में वस्तु मिलती है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जब देखिए कोई भी, अगर भारत की बात की जाए, भारत वो वस्तु को विदेश से खरीदने का प्रयास करेंगे जो यहाँ नहीं बनता है, ठीक है। ऐसा वस्तु को बाहर से लाने की जरूरत है जो यहाँ नहीं बनता है। जैसे कि पेट्रोलियम कमी है तो पेट्रोलियम बाहर से लाना पड़ेगा, उनको खरीदना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर। यानी जो ओपेक के कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो ओपेक के ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई, ये सब ओपेक के सदस्य हैं। तो इन लोगों से क्या करना पड़ता है, इन देशों से पेट्रोलियम की खरीद करनी पड़ती है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो ये क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, ठीक है। जो वस्तु नहीं होती है देश के पास, उसी वस्तु को बाहर से खरीदना पड़ता है। या फिर जो वस्तु, उसको अगर हम भारत को अगर कहीं कोई वस्तु की जरूरत है और वो मार्केट, दुनिया की किसी भी मार्केट में सस्ते दामों में मिल रही है, तो वो वस्तु का क्या करेगा, आयात करेगा, ठीक है। तो वो जो व्यापार होगा, वस्तु को खरीदना क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आदिम समाज। आदिम समाज में क्या होता था पहले, आदिम समाज यानी बहुत पहले का समाज। आदिम समाज क्या करते थे, आदिम खेती करते थे, कर्तन एवं धान की कृषि करते थे। तो वो लोग जो करते थे, वस्तु व्यवस्था यानी विनिमय प्रणाली, यानी क्या करते थे, व्यापार में प्रारंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था या विनिमय व्यवस्था में वस्तुओं को प्रत्यक्ष लेन देन होता था। यानी चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले चावल, ये सब आदिम जमाने में होता था, क्योंकि उस टाइम मुद्रा यानी करेंसी का प्रचलन नहीं था। तो उस टाइम वो लोग क्या करते थे, वस्तु के बदले
वस्तु का लेन देन करते थे और इसी से व्यापार संपन्न होता था आदिम जमाने में, आदिम समाज में। नेक्स्ट पॉइंट है सैलेडियम के बारे में आपको पढ़ना है, यानी सैलरी जिसको बोलते हैं। तो सैलरी जो है, सैलरी तो ये सैलेडियम से निकला है। सैलेडियम का मतलब होता है नमक यानी साल्ट, ठीक है। ये सैलेडियम शब्द जो है कहाँ का है, लैटिन भाषा का है। लैटिन भाषा के शब्द सैलेडियम से बना है, जिसका अर्थ होता है नमक यानी साल्ट के द्वारा भुगतान यानी पे करना। उस समय नमक दुर्लभ तथा कीमती थी, यानी पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो पहले नमक का उत्पादन नहीं होता था, ठीक है। नमक का उत्पादन पहले नहीं होता था, आदमी को पता ही नहीं था कि समुद्र के सहारे नमक का उत्पादन किया जा सकता है। तो उस टाइम नमक जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा था। तो कोई भी चीज़ का जो उस टाइम भुगतान करता था, कोई भी चीज़ का जो पे करता था, तो नमक दे देता था लोगों को कि नमक ले लो भाई, ठीक है, क्योंकि नमक की बहुत ज़्यादा महंगी थी उस टाइम। रुपये के आप समझ सकते हैं ना, मुद्रा की जगह नमक का प्रयोग हो रहा है। तो नमक उस टाइम नहीं मिलता होगा, नहीं बना पाता होगा समुद्र के किनारे, समुद्र का पानी के माध्यम से, ठीक है। तो उस टाइम यानी सैलरी के बदले क्या दे देते थे, नमक देते थे, साल्ट देते थे, उसी के द्वारा भुगतान करते थे। और उस समय नमक दुर्लभ तथा कीमती थी, क्योंकि उस समय समुद्र के पानी से नमक बनाने का तरीका मालूम नहीं था, ठीक है। किसी को मालूम नहीं था समुद्र के पानी से नमक बनाया जा सकता है, जो केवल खनिज नमक से बनाया जाता था। यही कारण है कि नमक एक भुगतान का माध्यम बन गया था। नमक एक ऐसा, देखिए अभी गोल्ड जो है, गोल्ड इतना महंगा है, गोल्ड इतना महंगा है, आगे चल के भविष्य में हो जाए कि गोल्ड को कोई पूछे ही नहीं, इतना सस्ता हो जाए, इतना सस्ता हो जाए कि गोल्ड को पूछे नहीं, ठीक है। तो ये अभी भुगतान का माध्यम के रूप में है, ठीक है। अगर आप कहीं ऋण लेने के लिए जाते हैं किसी के पास, साहूकार के पास गाँव में, तो वहाँ आपको गोल्ड रखना पड़ता है, अस्थाई में उनको जमा देना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, भुगतान का माध्यम कहलाएगा, ठीक है। कुछ समय के लिए आप उनको पैसे के रूप, पैसा वो आपको देते हैं, मुद्रा देते हैं, और उनको उनके बदले भुगतान क्या करते हैं, उनको गोल्ड देते हैं, और वो गोल्ड को रखते हैं, फिर बाद में आप पैसा देते हैं, वो फिर लेके आ जाते हैं गोल्ड को, ठीक है। तो एक प्रकार का वो क्या कर रहा है, भुगतान का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसका कीमत बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम साल्ट यानी नमक का भी कीमत बहुत ज़्यादा था, क्योंकि नमक की कमी थी और लोगों को पता नहीं था कि समुद्र का पानी से भी नमक बनाया जा सकता है। केवल खनिज नमक पर डिपेंड था उस टाइम, क्या था, खनिज नमक पर डिपेंड था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ अपना अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि पुराने समय में कागजी और धात्विक मुद्रा के आने से पहले मुद्रा के रूप में चमकदार जो पत्थर होता था, काउरी सेल हो गया, चीता का पंजा हो गया, आपडी सेन हो गया, उसके बाद हो गया कुत्ते का दांत हो गया, खाल, मवेशी, चावल, नमक, ये सब जो होता था, छोटे छोटे यंत्र चांदी और स्वर्ण का इस्तेमाल किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। पुराने जमाने में तो कागजी मुद्रा था नहीं, धात्विक मुद्रा था नहीं, ठीक है। तो कागजी मुद्रा यानी पुराने समय में कागजी और धात्विक मुद्रा के आने से पहले यानी धात्विक मुद्रा तो बाद में चला था, ठीक है, अभी भी धात्विक मुद्रा चलता। तो एक प्रकार का जो धात्विक मुद्रा था उस टाइम, उसका आने से पहले, कागजी मुद्रा आने से पहले उसके जगह में कौन चीज़ का प्रयोग होता था, या पत्थर का प्रयोग होता था, यानी चमकदार पत्थर का भी प्रयोग होता था, कावड़ी सेल का भी, चीता का पंजा का भी, उसके बाद कुत्ते का दांत, ये सब मतलब क्या करते थे, एक तरह से करेंसी का काम करते थे। ये सब जो है करेंसी का वर्क करते थे, यानी अभी मुद्रा की जगह, मुद्रा जो कार्य कर रही है, तो मुद्रा की जगह यही सब का वर्क करता था, यही सब का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, कोई चीज़ ऐसा नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आपको समझाना पड़े, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको खुद से समझ में ना आए, ठीक है। सारा चीज़ आपको याद रखना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेशम मार्ग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो यह मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण है। यह जो है 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के मदद से रेशम को चीन से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, सॉरी, रोम को चीन से जोड़ने का कार्य करता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया था लाइव क्लास के दौरान, ठीक है। तो रोम को चीन से जोड़ने का कार्य कौन करता है, रेशम मार्ग करता है, ठीक है। और व्यापारी भारत, ईरान को पारसिया भी कहते हैं, पुराना नाम है इसका, ईरान, पारसिया तथा मध्य एशिया के मध्यवर्ती जगहों से चीन में बने उत्पादित रेशम, ठीक है, रोम की ऊन तथा कीमती धातुओं को और अनेक महंगी वस्तुओं को परिवहन इसी मार्ग से करते हैं, ठीक है। ये रेशम मार्ग जो है क्या करते हैं कि रेशम मार्ग जो है व्यापारी भारत, ईरान होता हुआ, भारत, ईरान तथा मध्य एशिया के मध्यवर्ती जगहों से चीन में बने उत्पादित यानी बने रेशम, रोम की ऊनी तथा कीमती धातुओं और उनकी महंगी वस्तुओं का परिवहन इसी मार्ग के माध्यम से करते हैं, ठीक है। रेशम मार्ग का ये खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट है दास व्यापार यानी स्लेव ट्रेड, ठीक है। दास व्यापार यानी लोगों को पकड़कर उन्हें काम करवाने के लिए बड़े बड़े व्यापारी या अमीरों को बेचना दास व्यापार कहलाता है। पहले ये दास व्यापार था कि नहीं, स्लेव ट्रेड था कि नहीं, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे।
होंगे, ठीक है। बड़े बड़े जो मतलब राजा होते थे वो क्या करते थे, उन लोगों को बड़े बड़े राजा दास यानी करते थे, दास भेंट करते थे, यानी गुलाम भेंट करते थे। और वो लोग क्या करते थे, काम करते थे लोगों को पकड़ करके। अब देखिए कितना हिस्ट्री अगर देखा जाए, कोई कोई ऐसा टॉपिक है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि इंसानियत था ही नहीं, ठीक है। तो लोगों को पकड़ करके उनको बेच देते थे और वो दास के रूप में यानी सर्वेंट के रूप में वो कार्य करते थे। तो वही क्या कहलाता है, स्लेव ट्रेड यानी दास व्यापार कहलाता है। इसमें पुर्तगाली हो गया, डच, स्पेनिश तथा अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़कर नए खोजे गए अमेरिका में भेजा, ठीक है। यानी जो ये पुर्तगाली डच ये लोग थे, पुर्तगाली डच स्पेनिश, ये लोग क्या किए, अंग्रेजी देशों में यानी अमेरिका में, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, अफ्रीकी जो मूल निवासी है, ठीक है, वो लोग को पकड़ करके क्या किया, अमेरिका भेज दिया और वहां जाके बेच दिया। वहां फिर ये जो अफ्रीकी के मूल निवासी है अमेरिका में, इन लोगों को बेच दिया। अफ्रीकी का मूल निवासी को कौन बेचा, पुर्तगाली डच, ये लोग बेच दिया वहां। तो वहां क्या करने लगे ये लोग, यानी स्लेव की तरह, दास की तरह कार्य करने लगे अमेरिका के पास, अमेरिका के लोगों के पास, ठीक है। यह व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक लाभदायक रहा, यानी जो ये व्यापार है 200 वर्षों से भी अधिक लाभदायक रहा। मतलब 200 वर्ष तक जो बेचते थे, खरीदने का कार्य करते थे, इससे लाभ अर्जित करते थे, यानी आदमी को भी बेचा जाता था उस टाइम, ठीक है, यानी मनुष्य को भी पकड़ कर बेचा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1808 में दास व्यापार को संयुक्त राज्य, 1807 में ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और 1792 में डेनमार्क में पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, ठीक है। यानी संयुक्त राज्य की बात की जाए तो उन्होंने 1808 में, और ब्रिटेन जो है ग्रेट ब्रिटेन 1807 में, और 1792 में, यानी सबसे पहले 1792 में डेनमार्क ने पूर्ण रूप से स्लेव ट्रेड जो है उनको खत्म कर दिया, उन पर बैन लगा दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर क्या कर दिया उन्होंने, बैन लगा दिया सब कंट्री, ठीक है। ये आपको याद रखना कब किसने स्लेव ट्रेड पर बैन लगाया, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन, 1792 में डेनमार्क, 1818 में संयुक्त राज्य, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ, तो पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार ट्रेड यानी व्यापार कर यानी ट्रेड टैक्स तथा संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। यानी पहला जो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ तो देशों के बीच क्या मतलब अनबन हो गया, बहुत सारा देश के बीच अनबन हो गया, व्यापार करने नहीं लगे। व्यापार अगर करने भी लगे, समझौता अगर हुआ भी, तो वहाँ क्या किया कि बहुत सारा कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर को क्या किया तथा संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। विश्व युद्ध के बाद यानी विश्व युद्ध के बाद गैट यानी गैटी जनरल, एक तरह से क्या है ये जनरल, यहाँ टी होगा, ठीक है, यहाँ भी टी होगा, यानी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है, गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो बाद में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के रूप में जाना जाता है, शुल्क को हटाने की अहम भूमिका निभाई। यानी पहले गैट का स्थापना किया गया। वो गैट का स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी कर लगाए गए, व्यापार पर टैक्स लगाए गए, विभिन्न देशों ने एक दूसरे पर टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, तो उनको कम करना है, वो सारे बंधन को, वो सारे प्रतिबंधों को हटाना है, बैंड को हटाना है। यानी गैट का स्थापना इसी उद्देश्य के लिए किया गया था। गैट का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, और बाद में इसी गैट को जाना जाने लगा किससे, इसका नाम क्या हो गया, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी कार्य कर रही है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की कार्य कर रही है। बहुत सारे देश जो हैं टैक्स को कम करने का नाम नहीं ले रहे, तो वहां फिर एक्शन लेती है WTO, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये अस्तित्व में क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि यह विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है और लाभान्वित करती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसी है, सिंपल सी बात है, आपको एक पॉइंट समझना है, पूरा दुनिया है, ठीक है। यहाँ जो पूरा दुनिया है, दुनिया में टोटल जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश है, बड़े बड़े देश का नाम ले लीजिए, रसिया हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया, और उसके बाद भारत हो गया, ठीक है, उसके बाद जापान हो गया। तो ये सब जो कंट्री है, तो ये सब कंट्री के पास जो संसाधन प्रकृति ने दिया है, तो सबको बराबर में दिया है क्या, नहीं दिया ना। किसी के पास पेट्रोलियम ज़्यादा है, तो किसी के पास कोयला ज़्यादा है, किसी के पास लोहा ज़्यादा है, तो किसी के पास कोई चीज़ गोल्ड ज़्यादा है। मतलब हर एक के पास संसाधन सीमित रूप से यानी समान रूप से वितरित नहीं है, यानी समान रूप से सबके पास संसाधन नहीं है। जैसे कि भारत के पास पेट्रोलियम की कमी है, तो पेट्रोलियम खरीदना पड़ा, जिसके कारण क्या कहा है, पेट्रोलियम मजबूरी में खरीदना पड़ा। अमेरिका के पास बहुत सारा चीज़ नहीं है, तो वो भी दूसरे के पास खरीदता होगा। तो यानी संसाधनों में विविधता है, क्या है,
प्रकृति के द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं देश को, प्रत्येक दुनिया में, ठीक है, प्रत्येक जगह जो वितरित है संसाधन, उसमें विविधता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है और कहीं है भी नहीं। अगर किसी भी संसाधन को कहीं जरूरत पड़ता है तो वह दूसरे देश से खरीदना पड़ता है, यह मजबूरी बन गई है। और यही कारण है कि संसाधनों में विविधता ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्तित्व में ला दिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अस्तित्व में ला दिया। तो ये छोटा छोटा कारण है, मेन कारण यही है कि संसाधनों में विविधता। आप देखिए यहाँ बुक क्या करेगी आपकी, क्योंकि यह विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और लाभान्वित करता है। बिल्कुल विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और लाभान्वित करेगा। कैसे न लाभान्वित होगा, अगर ईरान के पास तेल है, यूएई के पास तेल है, वो इतना बेच करके पैसा लेता है इंडिया से, तो वो लाभान्वित होंगे ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ संसाधनों का विविधता है, संसाधन सही रूप से यानी समान रूप से नहीं वितरित है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वर्तमान समय में व्यापार दुनिया के आर्थिक संगठन का आधार है। ठीक है, आर्थिक संगठन का जो बेस है वो क्या है, व्यापार है। सुविकसित परिवहन और संचार से युक्त देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी लेते हैं तथा लाभ कमाते हैं। सुविकसित परिवहन और संचार युक्त देश, यानी सुविकसित परिवहन कहाँ है, जैसे कि अमेरिका में जाल, या अमेरिका जो है सुविकसित परिवहन यानी वायु परिवहन का सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग करती है वो अमेरिका करती है। वायु परिवहन काफ़ी ज़्यादा विकसित है अमेरिका की। और संचार यानी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है अमेरिका का। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ज़्यादा भागीदारी ले रहे हैं और ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। जो जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी लेगा उतना लाभ कमाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ पर यह सब डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखना पड़ता है कि देश की उत्पादन क्षमता कितनी है, देश का आयात कितना होता है, निर्यात कितना होता है, ये भी चीज़ देखना पड़ता है। अगर आयात ज़्यादा होता है तो वहाँ घाटा में जाएगा वो देश, अगर निर्यात कम होता है तो घाटा में जाएगा। मतलब दोनों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। निर्यात हाल में हमेशा ज़्यादा होना चाहिए आयात की अपेक्षा, तभी वो देश जो है आगे बढ़ेगा। अगर आयात ज़्यादा हो रही है, निर्यात कम हो रहा, तो वो देश फिर घाटे में जाएगा, उसका देश का जो बजट है वो घाटे में जाएगा। ठीक है, तो इसे छोड़ने के लिए उसके कतई स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अभी कोई भी छोड़ेगा, कोई भी देश नहीं छोड़ेगा ना। चाइना हो, भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, जर्मनी हो, कोई भी देश अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को छोड़ने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इस प्रकार वो लोग जुड़ गए हैं कि वो अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपना नागरिकों को सुविधा देने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे देश से सामान मंगवाना पड़ता है। अगर वो बैन हो जाएगा तो होगा, नहीं चलेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी तरह से अस्तित्व में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। तो सबसे पहला आधार है जनसंख्या कारक, यानी आधार का मतलब क्या हुआ कि इसका एक तरह से इसको बेस कौन प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व जो में आया, इसका बेस कौन है। अगर नहीं होगा, कोई भी चीज़ होती है तो उसका बेस होता है, अगर बेस नहीं होगा, आधार नहीं होगा, तो वो चीज़ का अस्तित्व नहीं होता। जनसंख्या अगर नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा नहीं होगा ना। अगर किसी भी देश के पास जनसंख्या कम है, जनसंख्या नहीं है या फिर नहीं के बराबर है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेगा नहीं लेगा, कहेगा कि मेरे पास क्या खरीदेंगे, किसके लिए खरीदेंगे, मेरे पास तो जनसंख्या है ही नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार के लिए जनसंख्या का होना बहुत बड़ा चीज़ है, फैक्टर है, पॉपुलेशन फैक्टर। अलग अलग देशों का जो आकार है, जनसंख्या आकार, यहाँ जनसंख्या लगेगा। ठीक है, जनसंख्या आकार विविधता तथा वितरण वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करती है। यानी जनसंख्या को जो अलग अलग आकार है, किसी देश के पास जनसंख्या कम है, जनसंख्या पिरामिड में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पढ़ाया गया है पिछला चैप्टर में जनसंख्या पिरामिड, किसी का जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, किसी का कम है। तो ये चीज जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में सामान खरीदना पड़ेगा, या फिर जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में वो देश में उत्पादन होता होगा। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, जैसे भौतिक संरचना, मृदा व जलवायु में विभिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान से वितरित है। मैंने आपको जस्ट यही बताया ना कि सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि विश्व में जो है असमान रूप से संसाधन वितरित है विश्व में। यानी क्या कहते हैं कि भौतिक संरचना, यानी कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं झील है, तो ये क्या है, भौतिक संरचना है। मृदा व जलवायु में विभिन्नता। ठीक है, कहीं की मृदा में उर्वरक शक्ति ज़्यादा है, कहीं का मृदा में उर्वरक शक्ति कम है। अगर उर्वरक शक्ति ज़्यादा होगा तो कृषि होगा, अगर नहीं कम है तो कृषि भी ज़्यादा नहीं होगा, उपज ज़्यादा नहीं होगा। जलवायु, ठीक है, कहीं की जलवायु ज़्यादा पूरा साल एकदम, साल में 12 महीना होता है, 10 महीना बारिश से होता है। कहीं क्या होता है कि साल में 10 महीना जो है सिर्फ धूप ही चलता है, तो वहाँ की जलवायु भी इफेक्ट करता है वहाँ के संसाधनों पर। ठीक है, तो ये सब में डिफरेंस पाई जाती है, सब में अंतर पाई जाती है, जिसके कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन, यानी जो राष्ट्रीय संसाधन है वर्ल्ड लेवल पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो असमान रूप से क्या है, वितरित है, बटे हुए। ठीक है, मैंने आपको जस्ट बताया भारत के पास तेल
की कमी है, लेकिन ईरान के पास तेल इतना बहता है, कुवैत के पास इतना तेल है कि वो लोग बेच नहीं पाता पूरा रात दिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन पर आधारित उद्योग को निर्धारित करती है। यानी जो भौगोलिक संरचना है, भौगोलिक संरचना कहने का मतलब ये कि भौगोलिक संरचना यानी जमीन समतल है या फिर पठारी है, पहाड़ी है, जमीन के बगल में कौन सी नदी है, नहीं है, तो ये सब चीज़ है जो है भौगोलिक संरचना है। और ये खनिज संसाधन पर आधारित उद्योग जो है उसको प्रभावित करता है। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग एक प्रकार का खनिज संसाधन पर आधारित उद्योग है, तो उसको प्रभावित करेगा ना भौगोलिक संरचना। तो भौगोलिक संरचना में पहाड़ आ जाएगा, क्योंकि खनिज आधारित उद्योग यानी लौह इस्पात उद्योग तो पहाड़ पर नहीं जाके बसाया जाएगा, उनको समतल मैदान पर बसाया जाएगा, जहां पानी की उपलब्धता होगी, जहां कोयले की खदान निकट में होंगे, तभी उनको ऊर्जा मिल पाएगा, तभी लौह इस्पात उद्योग सही ढंग से चल पाएगा, जो एक प्रकार का खनिज संसाधन पर आधारित उद्योग है। ठीक है, तो भौगोलिक संरचना जो है, भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन पर डिपेंड होता है, खनिज संसाधन पर आधारित उद्योग निर्धारित होता है इसी चीज से। नेक्स्ट पॉइंट है कि खनिज संसाधन की उपलब्धता औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। सही बात है, खनिज संसाधन की अगर उपलब्धता होगी, देश के पास अगर ये होंगे, खनिज होंगे, कोयला होगा, लोहे का खनिज होगा, उसके बाद गोल्ड होगा, पेट्रोलियम होगा, या फिर जो लौह खनिज, उसके बाद अलौह खनिज होगा, जो भी चीज़ खनिज पाए जाते हैं, खनिज के कैटेगरी में जो भी आता है, वो सब चीज़ अगर उपलब्ध हैं, अगर प्रेजेंट हैं देश के पास, तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि खनिज ही तो है। अगर पेट्रोलियम नहीं होगा या फिर किसी देश के पास कोयला नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, औद्योगिक विकास नहीं कर पाएगा। तो ये सब क्या है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास का स्वरूप, यानी देशों का आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार बदल जाते हैं। यानी देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं, ठीक है, व्यापार की गई वस्तु के प्रकार बदल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन। परिवहन किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक होता है। बिल्कुल, अगर परिवहन अगर विकसित है तो देश आर्थिक विकास करेगा। एक सामान को दूसरे जगह ले जाने के लिए, दूसरे सामान को तीसरी जगह ले जाने के लिए बिल्कुल आसानी होगी, बिल्कुल किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तथा आदमियों को, यात्रियों को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परिवहन जो है व्यापार को सुचारू रूप से विकसित करने में सहायक है। ठीक है, यानी परिवहन किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक है, इंडिकेटर है, तथा व्यापार भी इससे अत्यधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन कैसे नहीं होगा। पता चला कच्चा माल लाना है, कच्चा माल लाना है 10 किलोमीटर एरिया से, यहाँ से दूर, ठीक है, और फैक्ट्री में लाना है वो माल, पता चला रोड है ही नहीं बीच में, तो कैसे फिर चलेगा, कैसे परिवहन यानी उद्योग का विकास होगा। तो परिवहन बहुत ही बड़ा फैक्टर है औद्योगिक विकास में। दूसरा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि विदेशी निवेश की सीमा, यानी फॉरेन कंट्री जो इन्वेस्ट करते हैं उसका भी कुछ लिमिट होता है ना। तो विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिनके पास खनन, तेल खनन, बागवानी, कृषि के लिए पूंजी की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं: प्रखंडीय संयोजन, छोटे छोटे विभागों का आपस में जुड़ना, परिमाण और व्यापार। ठीक है, परिमाण क्या है और व्यापार की दिशा क्या है, यानी व्यापार किधर से किधर किए जा रहे हैं, आयात निर्यात कितना हो रहा है, कौन सा देश के साथ व्यापार हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज जो है एक प्रकार का महत्वपूर्ण पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। ठीक है, तो 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंटों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार की दिशा। ठीक है, तो यूरोप तथा यूएसए दुनिया में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे तथा विनिर्माण वस्तुओं के निर्माण में आगे बढ़े। ठीक है, यूरोप और यूएसए को अगर देखा जाए तो व्यापार के साझेदारी के रूप में उभरे। वो लोग आपस में मिलकर के अपना उद्योग का विकास करने लगे, आपस में मिलकर वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे, आयात निर्यात करने लगे, जिसको जो चीज़ की जरूरत पड़ी एक दूसरे से लेते गए और अपना औद्योगिक विकास करते गए। ठीक है, तो उस समय जापान तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। यानी जापान को अगर देखा जाए यूएसए और यूरोप को छोड़कर के जापान तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। नेक्स्ट पॉइंट है परंतु विश्वव्यापी व्यापार महाद्वीपों के हिस्सेदारी में बदलाव है, क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है और एशिया देशों का योगदान बढ़ रहा है। अब देखिए, यूरोप में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आ चुकी थी। वहां का लोग इतना चालाक है, इतना बुद्धि है कि वो लोग क्या किए कि सभी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कर लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो सीमित में है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास में कि अगर किसी देश के पास अगर विकास करने की कोई चीज़ नहीं है तो वो सिर्फ उनके पास तो प्राकृतिक संसाधन है ना, तो वो प्राकृतिक संसाधन कभी ना कहीं वो उसका प्रयोग करेंगे और विकास करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो है सभी देश के पास लगभग है, क्योंकि प्रकृति ने सभी देशों के पास लगभग प्राकृतिक संसाधन दिए हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन सीमित है, तो ये सीमित, ये लिमिटेड है। और यूरोपवासी क्या थे, अपना औद्योगिक विकास करने में पूरा बिजी थे। ठीक है, इतना प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग किया कि प्राकृतिक संसाधन वहां घटने लगे, जिसके कारण अब क्या हो गया, विश्वव्यापी व्यापार में महाद्वीपों की जिम्मेदारी यानी व्यापार जो है यानी यूरोप महाद्वीप की जिम्मेदारी में बदलाव आया और यूरोप
यूरोप का जो है योगदान घटने लगा और एशिया का योगदान बढ़ने लगा, क्योंकि यूरोप में सबसे पहला यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, एशिया में तो नहीं आई थी। तो एशिया में अभी औद्योगिक क्रांति चल रही है, एशिया काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है उद्योग की दिशा में, क्योंकि एशिया के पास अभी खनिजों का भंडार है, प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, तो इनका योगदान बढ़ेगा, ठीक है, और इनका योगदान घटेगा। कहाँ से लगा? प्राकृतिक संसाधन, पहले ही इनका बाप दादा आदम जमाने के लोग हैं वो बहुत चालाक थे, वो लोग औद्योगिक विकास इतना कर गए हैं कि अभी इन लोगों के पास संसाधन घट गए हैं, ठीक है, जिनके कारण इनका योगदान घट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो एक देश द्वारा अन्य देशों को आयात और इसी तरह निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा है, इसी की मात्रा का जो परिणाम है उसको कहते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में है, कब है व्यापार संतुलन में? जब आयात हो रहा है और निर्यात बराबर हो रहा है, ठीक है, यानी बराबर व्यापार संतुलन अगर बराबर है, अगर व्यापार संतुलन है नहीं है, इसी चीज पर डिपेंड करता है, आयात और निर्यात पर, ठीक है। अगर व्यापार में आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है, तो वो घाटे का संतुलन कहलाएगा, व्यापार घाटे के संतुलन में चल रही है, ठीक है। अगर व्यापार में आयात कम हो रहा है, निर्यात ज्यादा हो रहा है, तो व्यापार वहाँ पॉजिटिव चल रहा है, यानी एक तरह से संतुलन, व्यापार संतुलन जो है वो पॉजिटिव वे में है, ठीक है। देश का विकास होगा, देश का आर्थिक लाभ होगा, पहुंचेगा देश को, ठीक है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में ज्यादा हो तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक होता है, अनुकूल होता है, अन्यथा ऋणात्मक होगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत यानी चैप्टर 9 आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि व्यापार संतुलन क्या है, व्यापार की दिशा क्या होती है, और यहाँ एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, जनसंख्या कारक, राष्ट्रीय संसाधन, आर्थिक विकास का स्वरूप, परिवहन, विदेशी निवेश की सीमा, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, कैसे आया, उसके बाद प्रथम और सेकेंड यानी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद गैट का स्थापना किया गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है इतने देश में इतना दुश्मनी फैल गया था, एक दूसरे के बीच व्यापार होना ही नहीं चाहते थे, करना ही नहीं चाहते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो बहुत सारे देशों का दुश्मनी था, मन में कुटा हुआ था, ठीक है। कोई भी देश अगर व्यापार करने के लिए समझौता भी करते थे, कोई अगर संधि भी बनाते थे, फिर भी मन में खोट, यानी एक तरह से टैरिफ बढ़ा देगा, कभी टैक्स बढ़ा देगा। तो ये सब मामला को, ये सब प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए गैट का स्थापना किया गया, GATT गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। यही गैट को बाद में नाम बदल करके WTO कर दिया, ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा 1818 में दास व्यापार, यानी दास जो व्यापार है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको खत्म किया। उसके बाद 1807 में ग्रेट ब्रिटेन ने खत्म किया, 1792 में डेनमार्क ने इसको खत्म किया। दास व्यापार आप समझ गए, यानी आदमियों को जबरदस्ती पकड़ करके एक जगह से दूसरे जगह बेचो और काम करो, ये क्या है, दास व्यापार है। स्लेव ट्रेड है, रेशम मार्ग क्या है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। सैलेडियम यानी सैलरी कहाँ से निकला है, सैलेडियम से निकला है, जिसका अर्थ होता है साल्ट, यानी साल्ट का मतलब होता है नमक। और पहले के जमाने में समुद्र के पानी से नमक बनाने का तरीका मालूम नहीं था, जिसके कारण वो लोग सिर्फ खनिज नमक पर डिपेंड थे, और खनिज नमक काफ़ी ज़्यादा महंगा था। तो कोई अगर काम करता था, कोई चीज़ देता था, बोलता था कि नमक ही दे दो, एक तरह से नमक जो है उस टाइम भुगतान का काम करता था, पे का काम करता था, जिसके कारण सैलरी जो निकला है सैलेडियम से निकला है। सैलेडियम कहाँ से निकला है, साल्ट से, यानी सैलेडियम का मतलब होता है साल्ट, ठीक है। इस प्रकार सैलरी यानी वेतन के लिए सैलरी का इस्तेमाल किया गया, वर्ड का इस्तेमाल किया गया। आदिम समाज क्या करते थे कि वस्तुओं का डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्या होता है और राष्ट्रीय स्तर क्या होता है, व्यापार क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो चैप्टर 9 का पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे पूरा चैप्टर का थ्योरी, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत जितना थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा, तो सभी थ्योरी को प्लीज़ याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको यही से पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज़ अगर जम करके शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।